नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो है। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर हमने अब तक पढ़ लिया था कि जीडीपी जो है वो कैसे निकाली जाती है, जीडीपी होती क्या है, किस प्रकार से क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि इसके अंदर परिवर्तन कैसा है। यानी ये जो क्षेत्र हैं तीनों, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर ऐतिहासिक परिवर्तन, यानी इतिहास से देखें, जब से ये इतिहास यानी ये प्रारंभ हुए हैं, तब से इनके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आना चालू हुआ है। तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर ऐतिहासिक परिवर्तन की बात करें, यानी ये क्षेत्रों में किस किस प्रकार से चेंज आना चालू हुआ, सीधी भाषा में हम ये बात कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर किस किस प्रकार से चेंज आना चालू हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती कृषि। और सबसे पहले अगर हम पुराने पुराने समय में जाएंगे तो ये निश्चित रूप से है कि उस समय ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे, या शिकार पर या वनों पर निर्भर थे, यानी निर्भर प्रकृति पर ही थे। पूरे के पूरे उनकी निर्भरता जो थी वो प्रकृति पर ही थी। तो अगर प्रारंभ में बात करें, सबसे पहले पहले बात करें तो सभी विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, सभी के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक इंपोर्टेंट क्षेत्र था। कौन सा था? प्राथमिक क्षेत्र। फिर से सुन लो कि अगर हम बात करें प्रारंभ में, जब किसी भी देश की अगर स्टार्टिंग की बात करें, प्रारंभ की बात करें, तो उस समय वहां के लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो पूरी की पूरी किस पर निर्भर करती थी? या तो जंगलों पे, या पशुओं पे, या खेती पर, इसी पर निर्भर करती थी। यानी प्रकृति से किसी न किसी प्रकार से निर्भरता उनकी थी। तो उन के कारण जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो पहला क्षेत्र है, वो सबसे पहले किसी भी विश्व में किसी भी देश में चले जाओ, सबसे पहले उसके प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र ही उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उसके बाद जब धीरे 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 कारखाने बनने चालू हुए, कारखाने, या इसको हम बोल सकते हैं औद्योगिकीकरण होना चालू हुआ, उसके बाद जो है वो द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया। अब प्राथमिक क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे घटने लग गया, इसका महत्व धीरे धीरे घटने लग गया, और द्वितीय क्षेत्र का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लग गया। यानी अब जो लोग हैं वो बिजनेस करने लग गए, उद्योग लगाने लग गए, काम करने लग गए, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर काम करने लग गए, क्योंकि उनमें काम के घंटे जो है वो भी ठीक थे। इनसे इसमें जितनी माथा फोड़ी थी उतनी माथा फोड़ी इसमें नहीं थी, यानी इसमें जितनी झिकझिक थी उतनी झिकझिक इसमें नहीं थी। तो वो द्वितीय क्षेत्र जोड़ने लगे, और धीरे धीरे उद्योग बनने लगे, कारखाने बनने लगे, नई नई वस्तुओं का निर्माण होने लग गया, और द्वितीय क्षेत्र की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और द्वितीय क्षेत्र की इंपॉर्टेंस बढ़ने के 100 से 200 साल के अंदर जो है तृतीय क्षेत्र बढ़ना चालू हो गया, और ये अभी भी बढ़ रहा है, और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। तृतीय क्षेत्र जो है वो बढ़ना चालू हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो वर्तमान समय में सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है दो प्रकार के प्रोफेशन आते हैं। एक, जिनको कुछ नहीं आता, यानी जो जीरो से स्टार्ट करेंगे, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, तो वो बेचारे कोई ना कोई छोटा मोटा काम पकड़ लेते हैं, उसको सीखते हैं। जैसे कोई मैकेनिक हो गया छोटा, कोई ट्रक ड्राइवर हो गया, कोई और इस प्रकार का हो गया व्यक्ति हुई, तो वो क्या करता है, वो बेचारा वो सीखता है, फिर वो काम करने लग जाता है, तो वो भी इस क्षेत्र में आता है। तो इसके अंदर बिना योग्यता के भी काम चल जाता है। और दूसरा, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले लोग भी, जैसे शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी उच्च शिक्षा हासिल किए हुए लोग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो दोनों जो है, अब सुविधापूर्ण क्षेत्र भी इसी में है, जो सुविधा युक्त कार्य है वो भी इसमें आ गए, और जो भाई थोड़े हार्ड काम है लेकिन बिना किसी योग्यता के वो भी इसमें आ गए। इसके कारण तृतीय क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इन क्षेत्रों के बनस्पत। अब इस क्षेत्र का जो है वो महत्व लगातार बढ़ रहा है वर्तमान में भी, और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको समझने के लिए जो है हम कुछ रिकॉर्ड पे बात करेंगे। भाई ऐसे कहने से कैसे पता चलेगा कि ये क्षेत्र बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? इसके लिए जो है हम कुछ रिकॉर्ड की बात करेंगे, उनसे हमें पता चलेगा कि हाँ, ये क्षेत्र किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, दो आंकड़े लेते हैं। जब भी किसी चीज को समझना हो तो सबसे बेहतरीन चीज है कि उनके आंकड़ों पे बात कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, दो आंकड़े लेते हैं। एक, कि इन तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में क्या योगदान है, इन तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में क्या योगदान है। और नंबर दो,
इनका रोजगार देने में क्या योगदान, कि कौन सा क्षेत्र जो है ज्यादा रोजगार दे रहा। यानी दो चीजें हो गई, एक कि इस क्षेत्र में पहली चीज क्या है कि जीडीपी में कितना योगदान है, कि इन दोनों क्षेत्रों का, सॉरी तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में क्या योगदान चल रहा है। अब उसके लिए वही बात, अगर जीडीपी चाहिए तो कोई ना कोई सन तो लेनी पड़ेगी, कोई विशेष साल लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दो सन उठाई, एक 1973-74, ये कोई वैसे कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर ये ही साल लेने जरूरी है, आप कोई भी साल ले सकते हो, वो आपका खुद का नजरिया, आपकी खुद की इच्छा है। मैं तो जो बुक में दी है वही आंकड़े लिए, एक तो 1973-74 और एक किससे 40 साल बाद, कितने साल बाद, 40 साल बाद, कौन से 2013-14। हमने इन दो सालों के आंकड़े लिए कि 1973-74 के अंदर जीडीपी किस प्रकार से काम कर रही थी, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक की, तृतीयक की, और उसके बाद 2013-14 के अंदर जीडीपी किस प्रकार से काम कर रही है, प्राथमिक क्षेत्र की, द्वितीयक क्षेत्र की, तृतीयक क्षेत्र की, और उसी बेसिस पे कोई पढ़ेंगे। अब हम पहले पढ़ते हैं जीडीपी में योगदान। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसके अंदर, अगर हम प्राथमिक क्षेत्र में 1973-74 के अंदर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जीडीपी में जो इसका योगदान है वो 40% है। कितना है, 40%, कम नहीं होता। अगर अब आप गौर से देखो तो आपके बोर्ड के ऊपर जो है वो एक चार्ट आ रहा है, उस चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो 1973-74 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जीडीपी में योगदान 40% है। कितना है, 40%। कितना है, 40%। और वहीं पर अगर हम सेकंड यानी द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान मात्र और मात्र 10% है। कितना है, मात्र और मात्र 10% जो है वो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान। उसके ऊपर अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें, किसकी, तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान उस समय 50% था। कितना था, 50% था। यानी हमें जो है 1973-74 के आंकड़ों से पता चल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 40% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 10% है, और वहीं पर तृतीयक क्षेत्र का योगदान 50% है। अगर उसी के पास अगर हम 2013-14 यानी 40 सालों के बाद में देखें कि जीडीपी में कितना योगदान है, तो आपको साफ साफ कंपैरिजन में पता चल रहा है कि जहां पर 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 40% था, वो अब घटकर मात्र और मात्र 10% रह गया। कितना रह गया है, मात्र और मात्र 10% ही रह गया है। इसके अलावा जो द्वितीयक क्षेत्र था जिसका योगदान 10% था वो अब बढ़कर 20% हो गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट तृतीयक क्षेत्र की, तो तृतीयक क्षेत्र जहां पर जीडीपी में उस समय योगदान 50% दे रहा था, आज वो 20% बढ़कर 70% योगदान दे रहा है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि तृतीयक क्षेत्र जो है वो लगातार जो है जीडीपी के अंदर अपना योगदान दे रहा है, यानी लगातार अपनी इंपोर्टेंस को बढ़ा रहा है, लगातार अपनी महत्व को बढ़ाता जा रहा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय के अंदर देखें तो इस जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ साफ हमें इन 40 सालों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को बता रहे हैं। अब ये तो ही कि भी ज्यादा अर्थव्यवस्था के अंदर कौन सा क्षेत्र योगदान दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें रोजगार की कि ज्यादा काम कौन सा क्षेत्र दे रहा है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक दूसरे चार्ट में। इस चार्ट में अगर हम देखें तो हमें गौर से देखने पर साफ साफ पता चला, जैसा कि मैंने कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र जो सबसे पहले सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र ने दिया था। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1973 और जो 74 है उसके अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 74% यानी 74% लोगों को रोजगार दे रहा है। कम नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 74% लोगों को जो रोजगार है वो प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। वहीं अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र 11% लोगों को रोजगार दे रहा है। वहीं अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें 1973 में तो ये 15% लोगों को रोजगार दे रहा है। फिर से देखो कि जो प्राथमिक क्षेत्र वो 74% लोगों को यानी 74% लोगों को रोजगार दे रहा है, तो द्वितीयक क्षेत्र 11% लोगों को रोजगार दे रहा है। वहीं तृतीयक क्षेत्र जो है वो 15% लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका 2013-14 से, किससे, 2013-14 से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र जहां पर पहले 74% रोजगार दे रहा था वो रोजगार अब घटकर केवल 2013-14 में 49% यानी 49% रह गए हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र के, द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोग बढ़े हैं, वो 11% से
अब 24% हो गए हैं। वही अगर हम बात करें तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, तो वो 15% से बढ़कर 27% यानी 27% हो गए हैं। तो इन दोनों ग्राफों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि लोगों का प्राथमिक क्षेत्र की ओर रुझान कम हो रहा है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर रोजगार जो है वो बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी आज भी सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है? वो प्राथमिक क्षेत्र दे, चाहे वो मान रहे हैं कि वो घट रहा है, लेकिन वर्तमान समय में भी देखें तो 49% लोगों को रोजगार जो है वो प्राथमिक क्षेत्र ही दे रहा है। अब यहां से दो क्वेश्चन उठ के आते हैं, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि तृतीयक क्षेत्र लगातार बढ़ क्यों रहा है? पहला क्वेश्चन ये कि भाई तृतीयक क्षेत्र जो है ये लगातार बढ़ी क्यों रहा है? भाई ये जीडीपी के अंदर भी देखोगे तो बढ़ रहा है, अगर ये काम में भी देखोगे तो बढ़ रहा है, तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है। और दूसरा भाई जब तृतीयक क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंस है, इतना बढ़ रहा है, उसके अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो आज भी सबसे ज्यादा काम प्राथमिक क्षेत्र क्यों दे रहा है? मान रहे हैं कि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे कमी हो रही है, लेकिन आज भी सर्वाधिक काम करने वाले लोग किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में। इन दोनों चार्टों को देखने से ये दो सवाल सामने आते हैं। पहला सवाल कि आज इतना सब कुछ होने के बाद, तृतीयक क्षेत्र ने इतना विकास कर लिया, इसके बावजूद लगातार तृतीयक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसके बढ़ने का कारण क्या है? दूसरा, इतना बढ़ने के बावजूद भी रोजगार ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र क्यों दे रहा है? अब हम इन दोनों प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि तृतीयक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा क्यों? तृतीयक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा क्यों? अभी तृतीयक क्षेत्र के बढ़ने के कारण क्या है? सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि जो तीसरा क्षेत्र है उसके बढ़ने का कारण क्या है? ये क्षेत्र लगातार क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हो रहा है भाई? तो इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें पहला कारण क्या है कि कुछ ऐसी सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, रेलवे हो गई, डाक हो गई, सुरक्षा हो गई जिसमें पुलिस वगैरह आ जाएंगी, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनको देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। भी सरकार देखो, सरकारी स्कूल खोलती है ताकि सबको शिक्षा मिल सके, सरकारी अस्पताल खोलती है ताकि लोगों का कम से कम रुपए में इलाज हो सके, रेलवे सरकार के पास है, डाक हो गई, सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा गारंटी, पुलिस वगैरह, इन सबको जो है इनका देने की जिम्मेदारी किसकी है? इनको देने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। तो सरकार क्या करती है? इनके अंदर लगातार क्या करती रहती है? इजाफा करती रहती है, इसको लगातार बढ़ाती रहती है, इसको लगातार सपोर्ट करती रहती है, जिसके कारण जो है तृतीयक क्षेत्र बढ़ता है, क्योंकि ये सब के सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक कारण। दूसरा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र ये दोनों भी देखें तो लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है लेकिन द्वितीयक क्षेत्र बढ़ रहा है, जिसके कारण द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। तो इसके अंदर भी वृद्धि हो रही है, लेकिन वैसे वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन इसमें लोग काम तो कर रहे हैं ना, तो ये भी क्षेत्र भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। इन दोनों को सपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? तृतीयक क्षेत्र। यानी इनके बीच में कड़ी का काम कौन करता है? तृतीयक क्षेत्र। तो अगर इसके अंदर लगातार वृद्धि होगी तो इसके अंदर भी वृद्धि होगी, तो इसके कारण भी जो है वो तृतीयक क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ रही है, उनके पास आय के साधन बढ़ रहे हैं, और जैसे ही व्यक्ति के पास आय के साधन बढ़ते हैं वो भोग करने वाली वस्तुओं की ओर जाता है, मनोरंजन की वस्तुओं की ओर जाता है, इसलिए उसे पर्यटन यानी टूरिस्ट स्पॉट। अरे पिसारा में घूमता कौन देखोगे? बाइक लेके निकल गया, लद्दाख का टूर करना है, बुलेट लिया, बिन लेके निकल गया, गाड़ी हम फैमिली के साथ घूम के आ रहे हैं। वो कौन घूम के आ रहे हैं? कोई गरीब थोड़ी जा रहा है जो खेतों में काम कर रहा है, वही जा रहे हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। तो जैसे ही पैसा आता है व्यक्ति क्या है? उपभोग, मनोरंजन की ओर बढ़ता है, तो पर्यटन के कारण बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो इनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिएगी, ये सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी अपना इलाज कराएंगे, इनको तो बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए। अब ये सब चीजें चाहिएगी, शिक्षा भी अच्छी चाहिएगी, तो इसके कारण क्या होता है? जो निजी औद्योगिक क्षेत्र है वो इसके अंदर आते हैं। भाई अस्पताल सॉरी प्राइवेट स्कूलें खुलती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, इनसे भी क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र बढ़ता है। और चौथा कारण जो है वो कारण ये है कि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं प्रौद्योगिकी।
प्रौद्योगिकी लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ेगी वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि होनी सुनिश्चित है, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संचार सुविधाएं, यातायात, परिवहन सबका सब सुदृढ़ होगा अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों के कारण जो है तृतीयक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और वो आगे भी इसी प्रकार शायद बढ़ता रहेगा। बात समझ में आई कि तृतीयक क्षेत्र बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार मुहैया कराती है, वो सब सुविधाएं तृतीयक क्षेत्र में जाती है। द्वितीयक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, उसके कारण भी तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है। आय जो है अगर वो ज्यादा होंगी तो लोग उपभोग की वस्तुओं की ओर जाएंगे, उसके कारण भी ये बढ़ रहा है। और चौथा जो है वो है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। ये जैसे बढ़ रही है उससे यातायात अच्छा होगा, उससे संचार अच्छा होगा, इसके कारण भी तृतीयक क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और तृतीयक क्षेत्र इसी प्रकार शायद बढ़ता रहेगा। यह तो कारण हुआ तृतीयक क्षेत्र बढ़ने का। अब दूसरा है कि भी प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं? प्राथमिक जो क्षेत्र है उसके अंदर अभी भी लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण है बेरोजगारी। क्या कारण है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी भी कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी। देखो भाई इसको कैसे समझते हैं? इससे पहले हम जानते हैं कि बेरोजगारी को जैसे देखो दो टाइपों में विभाजित करते हैं, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, और दूसरी खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी ये तो नाम से समझ में आ जाएगी। खुली बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। देखो खुली बेरोजगारी की अगर आप बात करोगे यानी ऐसी बेरोजगारी जिसके अंदर व्यक्ति को साफ पता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं घर पे बैठा हूं, ठालो बुल्लो आदमी, सीधी भाषा बोलो नल्लो आदमी, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, अपने घर पे पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वो होता है खुली बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? खुली बेरोजगारी। वो होती है खुली बेरोजगारी जिसके अंदर व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं है, करने के लिए कोई काम ही नहीं है, वो आता है खुली बेरोजगारी में। या योग्यता के अनुसार काम नहीं है तो वो कर नहीं रहा है, वो भी आता है खुली बेरोजगारी के अंदर। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है? इसके अंदर व्यक्ति काम तो करता है, इसके अंदर व्यक्ति क्या करता है? काम तो करता है, यानी वो काम तो कर रहा है, इसके अंदर व्यक्ति काम तो कर रहा है, पर उसके काम करने से या ना करने से जो उत्पादन हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि जैसे एक परिवार है, वो एक दुकान चलाता है, ठीक है, चक्की, मान लो कि वो एक चक्की चलाता है। उस चक्की के अंदर अगर वो एक व्यक्ति काम करता है तो भी दिन में 50 किलो आटा ही पीसता है, और अगर वो अपने सारे बच्चों को और अपनी बीवी को लगा लेता है तो भी वो 50 किलो आटा पीसता है। तो उसके अंदर जो और लोग काम कर रहे हैं वो 3 या 4 लोग, जिनके काम करने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उत्पादन पे, वो सब के सब जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर आएंगे। यानी वो काम तो करेंगे, वो काम तो करेंगे, लेकिन उनके काम करने से या ना करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और भारत में ये बेरोजगारी बहुत ज्यादा विद्यमान है, जिसके पीछे साफ साफ कारण जो है वो साफ साफ कारण ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी भारत के अंदर जो है वो खेती बाड़ी जो है वो ज्यादा होती है, और खेती के अंदर क्या होता है, लोग खुद तो काम करते हैं। अब भाई नॉर्मल सी बात है, घरा कोई बैठो बैठे खाली बोली, अब खेत बा दियो, देखो आप एक लोग काम करेंगे, आपने थोड़ो हाथ लाग जैसी, सारो लाग जैसी, राजस्थानी बोला तो थोड़ो सहायता, थोड़ो सारो लाग जैसी, यानी थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सब के सब जाते हैं और खेत में काम करते हैं। अब वो सब के सब काम करेंगे, उस खेत में 20 परिवार वाले काम करेंगे तो भी उतनी फसल आनी है, और वो काम है 4 लोगों का ही तो भी उतनी आनी है, लेकिन वो 16 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, तो वो छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। इसीलिए जो है वो अभी भी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक काम देने वाला क्षेत्र बना हुआ है। तो यहां से हमें हमारे दोनों सवालों का जवाब मिलता है।
अब ये जो प्रचंड बेरोजगारी है, यानी लोगों के पास काम नहीं है, इसको खत्म करने के लिए जो है वो सरकार जो है प्रयास करती रहती है। और सरकार ने एक प्रयास किया है, उस प्रकार प्रयास को नाम दिया है काम का अधिकार। काम का अधिकार यानी सरकार क्या करती है कि जो बेरोजगार लोग होते हैं, इनकी बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार कोई ना कोई प्रयास करती रहती है। और इसी प्रयास के अंतर्गत सरकार ने एक प्रयास किया है जिसको कहा गया है काम का अधिकार। इसके तहत इन्होंने एक योजना चलाई है। इसके तहत इन्होंने एक योजना चलाई है। योजना का नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्या नाम है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। के इस योजना को योजना क्यों कहते हो? इसको जिला घोषित करो। कौन सी फिल्म को? डायलॉग मेरे याद हो नहीं, फिल्म देखे से ज्यादा क्यों कि इसको नाम क्यों कहते हो? इसको जिला घोषित करो तो भैया इसको योजना क्यों कहते हो? इसको जिला घोषित करो। इतना बड़ा कोई नाम है? महात्मा गांधी जी का नाम महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम, लेकिन पूरा मतलब क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका निक नेम भी है, वो बताऊंगा आपको। पहले आप ये देखो, मेरे साथ 2-3 बार बोलो जो याद हो जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वापस बोलो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसका शॉर्ट नाम है मनरेगा। मनरेगा सुने को नाम? मनरेगा में काम पर जा रहे हैं, मनरेगा में काम पर जा रहे हैं। ये खास करके गांवों में चलाई गई। इसके तहत सरकार ने क्या किया है? सरकार ने सभी व्यक्तियों को 100 दिन का काम, खासकर गांव के लोगों को 100 दिन का काम जो है वो निश्चित कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो काम देने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। सरकार क्या करती है? प्रत्येक गांव के अंदर हर व्यक्ति को 100 दिन का काम तो मिलेगा ही मिलेगा निश्चित रूप से। और इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार अपने आप उठाती है। अगर सरकार किसी व्यक्ति को 100 दिन का काम नहीं दे पाती है तो 100 दिन की जो मजदूरी होती है वो उसे मुआवजे के रूप में देगी। जिस व्यक्ति ने भी मनरेगा के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है, उस व्यक्ति को अगर 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाती है तो सरकार निश्चित रूप से उसे उसकी जो मजदूरी होती है 100 दिन की, वो मजदूरी उसे निश्चित रूप से देगी ही देगी। तो इसके तहत जो है वो सरकार 100 दिन का काम देगी ही देगी। अगर 100 दिन का काम सरकार नहीं दे पाती है तो उसके लिए उन्हें मुआवजा देगी ही देगी। यानी कहने का मतलब यही है कि बेरोजगारी कम हो उसके लिए कम से कम 100 दिन का काम तो सरकार ने दिया है। इसके अलावा भी सरकार जो है वो अन्य प्रयास करती है, और कुछ प्रयास जो है वो सरकार को सुझाए भी गए जाए। जैसे कि इनमें से एक प्रयास है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है उस प्रकार की परिस्थिति के अनुसार जो घरेलू उद्योग है या छोटे छोटे कुटीर उद्योग है वो उद्योग सरकार को खोलने चाहिए। कौन से उद्योग? घरेलू उद्योग या कुटीर जो उद्योग है वो उद्योग सरकार को खोलने चाहिए। किसके तहत? सरकार जो है वो ये प्रयास करती है कि प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति के आधार पर कि वहां पर क्या कोई उद्योग लग सकता है, उसे उस प्रकार के छोटे मोटे घरेलू या कुटीर उद्योग लगाने चाहिए कि वहां पर कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 100, 50, 20 लोगों को काम मिल सके और कम से कम उतनी बेरोजगारी तो कम हो। उसके अलावा सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि ज्यादातर जो है भारत के अंदर किसान यानी कृषि से जुड़े हुए लोग बहुत ज्यादा है, तो इनको कम ब्याज दर पर ऋण मिलना चाहिए। इनको कम ब्याज दर पर क्या मिलना चाहिए? ऋण मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या मिलना चाहिए? बीज मिल जाने चाहिए, अच्छे जो है वो कृषि उपकरण मिल जाने चाहिए ताकि ये खेती अच्छी कर सके। अगर ये खेती अच्छी करेंगे तो अपने खेत के अंदर भी जो है वो अच्छी फसल वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी खेत में काम लगा सकते हैं। इससे भी बेरोजगारी दूर होगी और भारत का फायदा होगा ही होगा अगर फसल ज्यादा उगेगी तो। इस प्रकार के काम जो है वो सरकार लगातार रोजगार देने के लिए करती रहती है। अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, वो है कि जिस प्रकार से हमने
निजी क्षेत्र में बांटा था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बांटा था। उसके अलावा हम एक प्रकार और है जिसके आधार पर हम जो है उद्योगों को बांट सकते हैं। अब की बार हम क्षेत्रों को नहीं बांट रहे, उद्योगों को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? उद्योगों को। अब की बार जो है हम क्षेत्र को नहीं बांट रहे बल्कि उद्योगों को बांट रहे हैं। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक। स्वामित्व का क्या होता है? मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। उसके आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसके आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जाता है, एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। यानी कहने का मतलब क्या है कि उद्योगों को, अब की बार मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, अब की बार बात कर रहा हूं मैं उद्योगों की, कि उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर दो प्रकार में बांटा जाता है, जिसमें से एक है सार्वजनिक क्षेत्र और एक है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक को समझना है तो समझ लो सीधे सीधे गवर्नमेंट, बस। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो भी उद्योग चलाए जाते हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र में आएंगे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज को सुविधा प्रदान करना। सीधी भाषा में बात करें तो कि समाज को सुविधा प्रदान करें, उसके बाद अगर लाभ हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा समाज को अगर सुविधा भी प्रदान हो रही है तो हमारा काम चल जाएगा। ये इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कि रेलवे इसी के अंदर आएगा, डाक इसी के अंदर आएगा। अब डाक के द्वारा जो है वो सरकार को लाभ कम हो जाए लेकिन इससे लोगों को सुविधा मिलती है। इसी प्रकार से सफाई कर्मचारी जो होते हैं, नगर पालिका जो होती है, उनको भी वेतन दिया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन उससे क्या होता है? मोहल्ला समाज जो है वो स्वच्छ रहता है। इस प्रकार के काम उनमें, चाहे इनको फायदा मत हो सरकार को, लेकिन सरकार जो है वो लोगों के लिए, समाज के लिए सुविधा प्रदान हो। इस प्रकार के उद्योग जितने भी हैं वो सब के सब किस में आएंगे? वो सब के सब आएंगे सार्वजनिक क्षेत्र में। जैसे वो रेलवे हो, चाहे वो डाक हो, चाहे वो और नगर पालिका टाइप से क्षेत्र हो, ये सब के सब। नगर पालिका वैसे कोई उद्योग नहीं है लेकिन इसके अंदर सफाई वगैरह होती रहती है, ये भी समाज को बहुत ज्यादा लाभ देता है। ये सब के सब किसमें आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते। किसमें आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है निजी क्षेत्र। निजी यानी प्राइवेट, निजी यानी प्राइवेट। अब प्राइवेट क्षेत्र के अंदर क्यों आता है? कोई भी व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए कोई उद्योग खोलता भी, नॉर्मल सी बात है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो चाहे आपके पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाए, पर मन में एक तो ये होगा ही होगा कि कभी मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। यानी इसमें मैं मेरा फायदा तो देखूंगा ना, ठीक है आपका इतना फायदा कि भी आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है, लेकिन इसमें मैं अपना फायदा भी देख रहा हूँ। यानी प्राइवेट सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जिसके अंदर व्यक्ति उद्योग जो लगाता है वो इसीलिए लगाता है कि उसका खुद का लाभ हो। यानी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो उद्योग लगाए जाते हैं वो सब के सब उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग आते हैं उसके अंदर अगर हम बात करें तो जैसे खुद की कोई दुकान हो गई, खुद की कोई स्कूल हो गई, कोई अस्पताल हो गया, कोई बड़ा कारखाना हो गया, ये सब के सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा कोई खास टॉपिक तो बचा नहीं है। दो तीन ऐसे पॉइंट है, उन पॉइंटों की अगर बात करना चाहें तो उनमें से एक पॉइंट ये है कि ऐसे भी कुछ जगह है, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु है जिनके ऊपर सरकार जो है वो हमारे लिए भी काम करती है और उद्योगों के लिए भी काम करती है। जैसे कुछ सुविधाएं हैं जो निजी कंपनियां हमें प्रदान नहीं कर पाती। अभी अभी पढ़ी थी मैंने, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जैसे जैसे पुल हो गया, स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बंदरगाह हो गए, डाक हो गई। ये कुछ इस प्रकार की सुविधाएं हैं जो निजी कंपनियां हैं वो हमें प्रदान नहीं करेंगी, या अगर उन्हें दे दिया जाए तो अगर वो प्रदान भी करेंगी तो हमें बहुत ज्यादा रुपयों के ऊपर प्रदान करेंगे, यानी वो उन्हें महंगी कर सकती है। इसलिए सरकार क्या करती है? इन सुविधाओं को जनता को देने की जिम्मेदारी खुद पर रखती है कि नहीं, इनको जो है वो जनता को मैं स्वयं दूंगी। सरकार इतनी बुरी भी को नहीं जितनी बुरी आपा सोचा। हाँ, एक दूसरा,
सरकार जो है वो कई बार उद्योगों को भी समर्थन देती है। किसको समर्थन देती है? उद्योगों को भी समर्थन देती है, यानी उद्योगों को भी सपोर्ट करती है। कौन करती है? सरकार करती है। कैसे सरकार उद्योगों को समर्थन देती है? कि जैसे उदाहरण लेते हैं बिजली। बिजली जिस रुपए पर उत्पादित होती है, अगर उस रुपए पर उद्योगों को दी जाए, तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो घरेलू उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग की इकाइयां हैं, वो इस रुपए में बिजली को ले ही नहीं सकती। अगर नहीं लेंगी तो वो बंद हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि सरकार जो है वो कई बार उद्योगों का भी समर्थन करती है। क्यों करती है? इसके लिए समझते हैं उदाहरण द्वारा कि अगर बिजली उत्पादन का ही ले लें, अगर बिजली जिस रुपए पर उत्पादन हो रही है उसी रुपए पर अगर उद्योगों को दे दी जाए, तो बहुत सी छोटी इकाइयां ऐसी है जो उस रुपए में बिजली को अफोर्ड ही नहीं कर सकती, यानी उसका पैसा ही नहीं चुका सकती। तो उसके ऊपर क्या होता है, वो उन इकाइयों को बंद होना पड़ेगा। अगर वो बंद होंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे उद्योगों को सरकार समर्थन देती है और उन्हें कम रुपए पर बिजली प्रदान करती है। इसके अलावा किसानों का पूरा समर्थन करती है सरकार। कैसे करती है? किसानों के समर्थन के लिए सरकार ने हर फसल के ऊपर एमएसपी लागू कर रखी है। एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी सरकार ने क्या कर रखा है कि हर फसल के ऊपर एक एमएसपी लागू कर रखी है। कि जैसे मान लो गेहूं है, कि मान लो गेहूं जो है उसकी एमएसपी 12 रुपए प्रति किलो है, यानी 12 रुपए से कम रुपए में किसान को गेहूं बेचने की जरूरत है ही नहीं, चाहे उसका गेहूं कितना भी घटिया किस्म का हो। अगर कोई भी उसे नहीं लेना चाहता, सब उसको मना कर देते हैं, तो उस गेहूं को वो सरकारी गोदाम में जा सकता है और वहां पर 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच सकता है, ताकि उसकी पूरी फसल खराब ना हो और किसानों को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए सरकार ने क्या किया, एमएसपी लागू कर रखी है। और फिर उन्हीं गेहूं वगैरह को सरकार जो है वो और सस्ते रुपए के अंदर राशन की दुकानों के ऊपर जो है वो दे देती है। राशन की दुकानों के ऊपर जो है वो दे देती है। बात समझ में आई? यानी जो तीसरा पॉइंट था वो था किसानों का सपोर्ट करना। कैसे किसानों को सपोर्ट करती है? कि इन्होंने एक एमएसपी लागू कर रखी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस लागू कर रखी है। इसके तहत सरकार क्या करती है, ऐसे फसलें जो होती हैं उन फसलों पे जो है मिनिमम एक रेट लगा देती है। उस रेट के ऊपर अगर उन्हें खरीदा जाता है तो ठीक है, वरना किसान क्या करता है, उन्हें सरकारी गोदाम में दे देता है और वहां से वो राशन की दुकानों पर चला जाता है। इस प्रकार से सरकार जो है वो हमारा समर्थन करती है, उद्योगों के अंदर भी, किसानों के रूप में भी, और जनता को भी समर्थन देती है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर। इसी के साथ आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो पाठ है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।